Hello everyone, welcome to the official channel of Sri Ram's IAS where we cover daily current affairs with you. This is your mentor Arzu Kakkar और इस सेशन में we'll have a look over different articles जो कि important हैं और जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कवर करते हैं बेसिकली जो जिस सेक्शन से रेफर कर सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा भी है. जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है ये लिस्ट. अब ये लिस्ट बेसिकली ऐसी है दैट इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव इन सच अ मैनर दैट every time you cover current affairs every day we take it prelims plus means की अप्रोच जो कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ही रहती है जिसके अंदर prelims पॉइंटर्स भी होते हैं और मेंस का फॉर्डर भी होता है. जिस पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जिससे भी वो लिंक करता है मैं वो मेंशन कर ही देती हूँ आपको साथ साथ ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े. बट ये भी आपको याद रखना है कि खुद से देखने के लिए कि ये टॉपिक कौन से सेगमेंट को बिलोंग कर सकता है, कौन से जीएस पेपर से लिंक कर सकते हो, उसके लिए आपको सिलेबस को मगअप करना रहेगा. और काफ़ी उनका ये डाउट होता है मतलब डू वी रियली नीड टू मगअप द सिलेबस. करेक्ट, करना पड़ेगा. किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले उसका सिलेबस नहीं पता, पढ़ा नहीं, याद नहीं, मतलब याद ही करना है वुड से, तो न्यूज़पेपर को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा. कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्किप कर सकते हो, कौन सा डायरेक्टली यू कैन लिंक इट विद द जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 वो खुद से पता चलेगा. खुद से पता चलना भी चाहिए. तो सिलेबस ज़रूर याद कर लेना, ये एक मेरी एडवाइस रहेगी आप सबको. अब रही बात आज के सेशन की, तो लेट्स हैव अ लुक कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं. पहले तो आजकल बहुत जीआई टैग की हमने बातें करी हैं, तो मैंने इसके बारे में अबाउट जीआई टैग कितने सालों के लिए होता है, द एक्ट एसोसिएटेड विद इट मैंने बहुत बार कवर किया है. आज आपका ये होमवर्क है, आपको उसको रिवाइज ज़रूर करना है. मैं आज आपके साथ गोंड पेंटिंग जो है दैट इज़ अ वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश रिसीविंग दिस प्रेस्टिजियस जीआई टैग, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. यूपीएससी ना ऐसे सवाल पूछ सकती है, कुछ लिस्ट दे दी जाएगी और मैच द फॉलोइंग पेयर्स में, और जीआई टैग है तो कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेट से बिलोंग मतलब जीआई टैग मिला है, तो वो ज़रूर याद में रखना है. ऐसे लिस्ट आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, अपने क्रिस्प नोट्स बना सकते हो. फिर जीएस पेपर 3 से एक टॉपिक है 7.2 किलोमीटर कुद्दमपेरूर रिवर इन अल्पुजा केरला हैज़ बीन रिजुविनेटेड. तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिवर रिजुविनेशन की और इस रिवर के बारे में भी जो कि केरला के अंदर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है एंड एवरीथिंग. फिर उसके बाद एक विलेज है किबेतु विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, ये क्यों न्यूज़ में है, विल हैव अ लुक. और इससे एसोसिएटेड भी रिवर है एक, उसको भी देखेंगे. तो जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. फिर उसके बाद रिसेंटली तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं विल अनवेल्ड 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऑन द बैंक्स ऑफ हुसैन सागर मार्किंग द लेटर्स 132nd बर्थ एनिवर्सरी. तो यहाँ पर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में जानेंगे, इस स्टैचू के बारे में भी जानेंगे. और फिर उसके बाद रिवेन्यू सेक्रेटरी लॉन्च द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो इसके बारे में कवर करेंगे. पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. एक्सरसाइज ओरियन जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. और एक और टॉपिक भी है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जूस मिशन, राइट. ये भी जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. दिस वाज नॉट एडेड हेयर, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, ये भी इसमें इस सेशन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है. ओवरऑल आई थिंक आपको एक अंडरस्टैंडिंग लग गई है कि हम कैसे बढ़ने वाले हैं. तो फिर बढ़ते हैं. ये लीजिए पहला आर्टिकल आपके लिए. The 7.2 kilometer the Kuttamperiyur river in Alpuza Kerala has been rejuvenated. तो जो रिवर है उसको रिजुविनेट किया गया वापस से आफ्टर 7 years का एफर्ट थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. कितना पॉल्यूशन हम करते हैं, है ना. तो जो नेचुरल फ्लो है रिवर का वो खराब होता है, डंपिंग, पॉल्यूशन, वेस्ट, सब कुछ वहाँ पर. तो रिवर रिजुविनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वापस से किसी को ठीक कर रहे हो, रिजुविनेट कर रहे हो, रिवर को रिजुविनेट कर रहे हो, उसको रीस्टोर कर रहे हो, उसको रिवाइव कर रहे हो, उसकी हेल्थ को वापस से अच्छा कर रहे हो जो कि डैमेज हो चुकी थी वायरस की वजह से. नहीं, ये जो हम लोग हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वेस्ट, डंपिंग, एनक्रोचमेंट, पॉल्यूशन, राइट. तो अभी इन सबको क्या करना है, हटाना है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स, cleaning up the river beds and restoring the natural environment around the रिवर. तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी होती हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा, आसपास बायोडाइवर्सिटी होगी, क्लीन वाटर मिलेगा फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, इट विल
रिस्टोर करोगे तो एक नेचुरल हैबिटेट है ना फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो भी इट विल हेल्प टू रिस्टोर देम। रिवाइव करोगे रिवर को तो टूरिज्म जो है वो भी बूस्ट होगा उस रीजन के अंदर, लाइवलीहुड जो है दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव, द पीपल हु डिपेंड ऑन द रिवर्स फॉर देयर लाइवलीहुड्स। सो किसी एक चीज़ के खराब होने से चार चीज़ें और खराब होती हैं, और किसी एक चीज़ के ठीक होने से चार चीज़ें और ठीक भी होती हैं। सबका इम्पैक्ट है, इकोसिस्टम में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। कि एक फॉरेस्ट फायर होने से कितने स्पीशीज़ और कितने स्पीशीज़ का हैबिटेट लॉस हो जाता है, राइट। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो उसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पे भी पड़ता है। रिवर रेजुविनेशन विल हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। ये आपको लगेगा कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। दे विल आस्क यू कि अगर आपने हमने कितने प्रीलिम्स से बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं कि रिवर रेजुविनेशन से क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं दैट इट कैन हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। बिल्कुल, काफियों को लगेगा कैसे, है ना। तो जब रिवर रेजुविनेट होगी तो जो हेल्दी रिवर होती है ना, इट कैन एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द हैवी रेन्स, जिसकी वजह से फ्लडिंग प्रिवेंट हो सकती है। ये प्रीलिम्स में ये समझ होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द डैमेज जो फ्लडिंग से होता है, वो डैमेज भी इनडायरेक्टली फिर आपने कंट्रोल कर ही लिया। लाइव्स और प्रॉपर्टी भी सेव होंगी, फिर फ्लड से ही तो लिंक्ड है सब कुछ। 2022 में जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री थी उन्होंने एक 19,000 करोड़ का एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रिलीज ऑन द रिजुविनेशन ऑफ 13 मेजर रिवर्स, झेलम, चेनाब, रवि, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, कावेरी, तो ये कृष्णा, ये सब रिवर्स के नाम हैं। जो रिवर हम कवर कर रहे हैं ना, वो रिवर जो है केरला के कुछ टाउन्स से फ्लो करती है, और ये बेसिकली टूरिज्म एक्टिविटी को भी और ज़्यादा बढ़ाती है। 12 किलोमीटर लंबी रिवर है जिसको रिवाइव किया गया है, जो कि ट्रिब्यूटरी है ऑफ बोथ पंबा एंड अचनाकोविल रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला की है, एंड इट एक्ट एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बोथ दीज रिवर्स। तो दोनों इंपॉर्टेंट है ये, और इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन दीज टू रिवर्स। तो नॉर्दर्न एंड जो है इसका इट इज इन पंबा एंड द सदर्न एंड इन अचनाकोविल रिवर। तो ये दोनों रिवर के नाम जो इससे जुड़े हुए हैं ना, वो भी याद में रख लेना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम क्यों इस किबिथु विलेज की बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रह रहा है। जब हमने, अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो मैंने इससे आपके से बात भी करी थी रिगार्डिंग इट, जिसमें जो चाइना ने रीनेमिंग करी अभी विलेजेस की, और अभी तो मैंने आपके साथ बात करी थी चुम्बी वैली की, जहाँ पर रिपोर्ट आई कि वही जो डोकलाम इशू है उसके पास चाइना वापस से वहाँ पर कैंप्स क्रिएट कर रहा है, राइट, हाउसेस बना रहा है परमानेंट फॉर देयर आर्मी पर्सनल्स। तो न्यूज़ में किसी ना किसी तरीके से रहा ही है। बात ये है, अभी जो हमारे होम मिनिस्टर है रिसेंटली उन्होंने एक तो अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया, राइट। तो ये आपको वापस से रिवीजन हो सकती है, आप इसको लिंक कर सकते हो, और वीवीपी मतलब रिवाइज हो जाएगा आज आपके लिए। और रही बात अभी के टॉपिक की, तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अर्ज किया पीपल को टू विजिट दिस विलेज इन अरुणाचल प्रदेश सो एज टू एंजॉय उसकी नेचुरल ब्यूटी एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट्स हिस्ट्री। तो बेसिकली उसकी हिस्ट्री जो है, इट इज़ ऑल्सो, इट विटनेस द वॉर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। इसका जो है इट फेसेस द बॉर्डर नियर द चाइना ऑल्सो, राइट। तो ये लोकेटेड है इन द अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लोहित रिवर के राइट बैंक पे इट लाइज ऑन। तो ये रिवर यहाँ से न्यूज़ में आ गई। मेयर ट्राइब जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 1305 मीटर के एलिवेशन पर ये विलेज है। रही बात लोहित रिवर की, तो बिना मैप के लोहित रिवर कैसे देखेंगे, ये दिख नहीं रही है, मतलब ये पिक्चर थोड़ी सी, जस्ट अ मिनट, अगर इसको ठीक कर पाते हैं तो बिल्कुल अभी कर देते हैं ना, ताकि आपको दिख जाए। आई थिंक अब दिख जानी चाहिए इमेज। हाँ जी, ये लीजिए, ये रही आपकी लोहित रिवर, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, राइज हो रही है तिब्बत से, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश के पास मिशमी हिल्स का नाम सुना है आपने। सो इट ट्रेवल्स थ्रू दीज मिशमी हिल्स एंड मूव टुवर्ड्स द लोहित डिस्ट्रिक्ट, और ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर जाती है। इट इज़ द ईस्ट ट्रिब्यूटरी, फारदेस्ट ईस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये किबिथु विलेज को एंटर करती है, दैट लाइज एट द बॉर्डर, and it travels through Mishmi Hills, और it travels all along from Tibet, ये मैंने आपको दिखाई दिया जगह, to the अरुणाचल प्रदेश, and before it travels to around मतलब 200 किलोमीटर के आसपास ये ट्रेवल करती है before merging in ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। ये हो गया लोहित रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें।
जो कि यूपीएससी, रिवर्स, नेशनल पार्क्स, वो तो उनका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एनीवेज, अब चलते हैं जीआई टैग के ऊपर। रिसेंटली द फेमस गोंड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश, पहली बात, पेंटिंग का नाम गोंड पेंटिंग, रिसीव द प्रेस्टिजियस जीआई टैग। आप ये पेंटिंग जो है ये देख सकते हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही फेमस फोक आर्ट है। गोंड पेंटिंग से आपको गोंड ट्राइबल कम्युनिटी याद आ जानी चाहिए, तो उन्हीं की ही है, राइट। इट इज़ अ आर्ट ऑफ गोंड ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया। कहाँ पे बेसिकली रहते हैं इनकी बात भी करूँगी, लेकिन यही बात गोंड पेंटिंग की, सो इट इज़ डन टू प्रिजर्व एंड कम्युनिकेट द कल्चर ऑफ द गोंड ट्राइबल कम्युनिटी। इनकी पेंटिंग्स में अगर आप देखोगे तो गोंड ट्राइब्स दे आर हाईली इंटरलिंक्ड विद द नेचर, वो इनकी पेंटिंग्स में डिपिक्ट भी होता है, राइट। दे इंक्लूड एनिमल्स, महुआ ट्री, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, हिंदू गोड्स, लोकल डाइटीज, फोक टेल्स, तो ये सब उनकी जो थीम रहती है पेंटिंग की, इससे प्रभावित होती है। ईच गोंड आर्टिस्ट uses his distinctive pattern and style to fill the images. These style signatures are used in the collages to make a complete picture. जैसे कि डॉट्स हो गए, ये आप देख सकते हो इस तस्वीर में, फाइन लाइंस एंड डैशेस, फिश स्केल्स, कर्व लाइंस। सो बेसिकली बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग जिसको जीआई टैग मिला, फेमस है ऑफ गोंड ट्राइब। अब गोंड ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, दे कैन बी ट्रेस्ड टू प्री आर्यन एरा। The word Gond comes from Kond, which means green mountains. ये एक heterogeneous group है जो कि spread है over large areas from Godavari in the south to Vindhyan mountains in the north. State specific बात करूँ, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, they live in these states of India, and they, majority of them, the majority speaks various mutually unintelligible dialects of गोंडी, जो उनकी लैंग्वेज है। ठीक है, चल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम बात कर रहे हैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर will unveil a 125 feet tall statue of Dr. B.R. Ambedkar near on the banks of Hussain Sagar, which will mark the 132nd birth anniversary. कब होती है कमेंट सेक्शन में बताना। अब लोकेशन पता चल गई, हैदराबाद के अंदर। टॉलेस्ट स्टैचू क्लेम किया जा रहा है इन द कंट्री दैट इज एवर बिल्ड फॉर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाइट है 175 फीट इंक्लूडिंग अ 50 फीट हाई सर्कुलर बेस। स्टैचू का वे है 474 टन। मटेरियल जो यूज हुआ है दैट इज 360 टन ऑफ स्टेनलेस स्टील, 104 टन ऑफ ब्रोंज वॉज यूज। और जो डिजाइनर है he also designed several other monumental sculptures including the world's tallest statue of unity, जो कि किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी in गुजरात। तो it was also designed by the renowned sculptor Ram Sutar and his son Anil Ram Sutar, so कहाँ of Ram Sutar Art Creations in नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्टेटमेंट्स किसी भी तरीके से आ जाती हैं, तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हर तरीके से आप चीज़ों को कवर कर सको। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर सर्टेन की फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सब जानते हैं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री किसने नहीं पढ़ी है, आप सब प्रिपरेशन में हो, सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हो, किसी की हिस्ट्री फेवरेट होगी, किसी की नहीं होगी, बट कवर हर चीज़ करनी रहती है। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनको पॉपुलरली ही वॉज नोन एज बाबा साहेब, मतलब रिस्पेक्टेड फादर। ही वॉज बोर्न into a poor, low Dalit caste महर who were treated as untouchables. तो इनके जो कैंपेन्स रहे हैं दैट वाज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द अनटचेबल्स। 1934 में अम्बेडकर जी ने लॉन्च किया था कलाराम टेम्पल मूवमेंट टू एंटर दिस टेम्पल। कहाँ पर, लोकेशन आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब पूना पैक्ट सबने सुना है, 1932 में पूना पैक्ट जो है इट वाज एन एग्रीमेंट दैट वाज मेड बिटवीन अम्बेडकर जी एंड महात्मा गांधी जी ऑन दी, किस पे था, रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही वॉज ऑल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता ही है। ही वॉज सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी स्टेटमेंट से उठाकर सवाल पूछा जा सकता है। ही वॉज इंडिपेंडेंट, इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर।
बहुत कम लोग जानते हैं, बट 1956 में ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड इनिशिएटिंग द मास कन्वर्जन्स ऑफ दलित. 1990 में द भारत रत्न was posthumously conferred upon Dr. B.R. Ambedkar in the honor of Dr. B.R. Ambedkar. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है, 26th of November को सेलिब्रेट किया जाता है. देर आर सर्टेन ग्रुप्स दैट वर फॉर्म बाय हिम. आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए. कभी कभी हम क्या करते हैं ना, सिर्फ ग्रुप्स याद कर लेते हैं, अच्छा अच्छा ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, लेकिन यूपीएससी वन स्टेप डीप चली जाएगी. वो पूछ लेगी कि कौन सा ग्रुप कौन से साल में आया था. एटलीस्ट थोड़ा एक ऑर्डर पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं वो पता होनी चाहिए. जैसे 1930 में डिप्रेस क्लासेस फेडरेशन, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन. तो ये सब आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है. और कुछ उनके लिटरेरी वर्क्स भी हैं, जैसे एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, caste in India, their mechanism, genesis and development. So these are some of the key literary works of Dr. B.R. Ambedkar. इसके बाद अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे तो आप नंबर लेके जा सकते हो, ठीक है. बस शर्त ये है कि आपकी रिवीजन अच्छी हो, ठीक है. अब चलते हैं एक एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज का नाम है ओरियन. कहाँ पर होने वाली? एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है एट मॉन्डे मॉर्सन एंड एयरफोर्स बेस ऑफ फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सेस. तो यहाँ पर हमारे इंडिया की तरफ से 4 राफेल फाइटर जेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स विल सून डिपार्ट टू फ्रांस. किस लिए? टू टेक पार्ट इन दिस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. काफ़ी बातें हैं इसके रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 राफेल एयरक्राफ्ट, ऐसे 2 C-17, 165 एयर वॉरियर्स. तो ये सब इस एक्सरसाइज में इंक्लूडेड होंगे. इट वुड बी द फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज फॉर द इंडियन एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्ट. ये जो एक्सरसाइज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, फ्रेंच गवर्नमेंट होस्टेड, largest, ऐसा reportedly, it is the largest ever multinational exercise that is being carried out by the French Defense Forces. They involve army, navy, air force. इसके अंदर it includes ground troops, warships, aircraft carriers, combat aircraft. सबका पर्पस क्या है? मिलिट्री कॉपरेशन को बूस्ट करना, इंटरऑपरेबिलिटी को बूस्ट करना अमंग दी पार्टिसिपेटिंग नेशंस. अब पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से हैं? फ्रांस में इंडिया, यूके, यूएस, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रीस, इटली. ये सब पता होनी चाहिए. ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ कवर करी हैं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज जूस मिशन. ये मिशन किस लिए है? ये मिशन जो है, सबसे पहले तो किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी. डायरेक्ट सवाल आएगा कि ये मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है, और डायरेक्ट आप बता देना यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है. इट्स सेट टू लॉन्च. किस लिए है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर. तो जुपिटर के जो मून हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन है, नेमली गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा. तो ये जितने भी मून्स हैं, सो दिस मिशन इज टू एक्सप्लोर देम ऑल. Launched from French Guiana on an Ariane 5 launcher. This कल ये मिशन लॉन्च हुआ है. The mission is set to reach Jupiter in 2031. Important है. The spacecraft किसने कंस्ट्रक्ट किया था? By Airbus Defence and Space, a division of the Airbus Group. इस मिशन का पर्पस क्या है? इस मिशन का पर्पस है जो जुपिटर पे मून सरफेस हैं, जैसे मैंने 3 मून के आपको वहाँ के नाम बताए, द लार्जेस्ट वंस, राइट. तो इसमें Ganymede जो है, the focus will be on this, which is the largest moon in the solar system and which generates its magnetic field. तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि मून का जो सरफेस है उसकी डिटेल मैपिंग करना, लुक बीनीथ इट, कि so as to have proper investigation and probe the potential habitable environment है या नहीं by analyzing the water bodies underneath. तो वहाँ पर जो water bodies है underneath मून पे, तो उसको एनालाइज करते हुए देखना कि हैबिटेबल एनवायरनमेंट है या नहीं है. एंड इट क्रिएट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट विल क्रिएट, ऑब्जेक्टिव है मिशन का जुपिटर की, इट विल क्रिएट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, ताकि आप समझ पाओगे उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, उसका एवोल्यूशन. तो ये है जूस मिशन. इट इज, यस, इट इज टू एक्सप्लोर
It will focus upon the largest moon, that is Ganymede, and the other moons also जो मैंने आपको बताए. And कहाँ से लॉन्च हुआ है, किसका मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किसने स्पेसक्राफ्ट कंस्ट्रक्ट किया, everything I have mentioned here in detail, right? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. किसके साथ? इंडियन नेवीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट. किस लिए? टू सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन. कैसे? यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी. सो क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हाउ यू विल सिक्योर दी मैरीटाइम कम्युनिकेशन, इसलिए ये MOU साइन हुआ है. क्वांटम टेक्नोलॉजी सबको पता है, it is an emerging field of physics and engineering and that rely on quantum mechanics, and basically it describes the nature at the scale of atoms, elementary particles. Scientists ने ना expand करी है इस theory को to understand like biological phenomena, smell, consciousness, photosynthesis, और बहुत सी इसकी applications हैं. How you can it manifested through the applications in how you can secure the communication, disaster management में, cryptography में, healthcare में, chemistry में, computing में, and better prediction, right? तो India has been witnessing a very growing interest in the quantum computing, no doubt at it, जहाँ पे students, developers, academicians वो actively participate कर रहे हैं, and country slowly, yes, it is emerging as a talent hub for the quantum computing, right? तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में एक ओवरऑल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि क्या होती है. क्वांटम कंप्यूटर सबने सुना होगा, दे टैप इनटू द क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना. किस लिए है? टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, एंड yes, it is expected to shed light on the process of molecular interactions, chemical interactions, right? तो इसके बहुत से advantages भी हैं, and it led to new other discoveries also, right? It can open door for life-saving drugs हो गया, improvement in supply chain and various other things. तो यहाँ पर खुद से जाना, थोड़ा क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर खुद भी रिसर्च करना. अब रही बात, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट इज एंगेज्ड इन रिसर्च इन बेसिक साइंस. लोकेशन है बैंगलोर. 1948 में इट वॉज फाउंडेड बाय द इंडियन फिजिसिस्ट एंड द नोबेल laureate सर CV रमन with funds from private sources. Restructured it was in 1972. किस लिए? To become an aided autonomous institute जो कि fund receive करता है from Department of Science and Technology. So this institute is administered by a governing council और इनके main areas of research जैसे कि मैंने आपको बताया basic science में है, and theoretical physics, condensed matter, soft condensed matter, उससे related जो है they are the main areas of research. Simple, ईजी चीज़ें समझ आ गई. तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स. रेवेन्यू सेक्रेटरी लॉन्च द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स. नारकोटिक्स जब भी हम ये टर्म लेते हैं हमें लगता है कि मतलब रिस्की, थ्रेट है ना, जो बेसिकली कंज्यूम नहीं करने चाहिए. लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल ड्रग्स और एसेंशियल नारकोटिक्स भी होते हैं जो आपके मेडिसिनल पर्पस के अंदर ज़रूरत रहती है, एंड दे आर एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स. अब वो ड्रग्स के लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा. तो ये पोर्टल हेल्प करेगा उस लाइसेंस को लेने में. It will instill efficiency, transparency and accountability. It will reduce the time that is taken by the pharma industry. किस लिए? To get the trade license. तो जो नीड है, it will cater to the need and it will make sure कि growth हो of the pharma sector, and it will ensure the availability of essential narcotic drugs and the medicines to the patients and their attendants. ये जो पोर्टल है ना, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, सिंप्लीफाइड प्रोसेस एंड डेटाबेस इंटीग्रेशन भी हुई. बेसिकली इस पोर्टल जो है इट इज़ ऑल्सो कोलैबोरेटिंग, इट इज़ इन इंटीग्रेशन विद अदर गवर्नमेंट सर्विसेज ऑल्सो लाइक भारत कोष, GST है, राइट? तो इन सबके साथ भी इंटीग्रेशन है. रही बात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ अ सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सवाल बन सकता है, हेडक्वार्टर ग्वालियर में है. काफ़ी सोचेंगे दिल्ली, मुंबई जहाँ मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स होते हैं, नहीं. बैंगलोर नहीं,
ग्वालियर के अंदर हेडक्वार्टर है, वो याद में रखना। एंड इट वर्क्स अंडर द एम्बिट ऑफ वेरियस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस एंड प्रोविजंस ऑफ NPDS एक्ट 1985। इंडिया सिग्नेटरी है टू द UN कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग 1961। इंडिया है सिग्नेटरी, पूछा जा सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के फंक्शन सबको समझ आए होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस अंडर इट्स सुपरविजन एंड एनफोर्समेंट, इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट्स, राइट। कॉम्पोजिशन में हेडेड बाय द नारकोटिक्स कमिश्नर एंड असिस्टेड बाय 3 डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर्स एंड अदर ऑफिसर्स आर ऑल्सो देयर इंक्लूडेड। तो ये था आपका आज का सेशन, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कर रहे हो तो आप यू कैन नॉट शो, लेकिन यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। ज़रूर करना, रिवीजन जो बताया है जैसे जैसे वो करते रहो। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, राइट, क्योंकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस होती हैं फिर वो मिलती रहती हैं, राइट। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस।